इस चैनल पर आने वाले सभी मेरे साथियों को सादर सप्रेम नमस्कार। सत्रह से 1947, इससे पहले मैं 1857 से 1947 वीर मंगल पांडे से सुभाष चंद्र बोस तक का कार्यकाल आपके सामने रख रहा था। वो कालखंड, उस बीच में अनगिनत अज्ञात ऐसे नायक और नायिकाएं जिनको कोई नहीं जानता, काफ़ी संख्या में मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। लगभग 125 वो लोग जिनको कोई नहीं जानता, वो मैंने आपके सामने रखे, और एक से एक बढ़कर के क्रांतिकारी। अभी 100 वर्ष में पीछे जाके 1757 से 1857 की घटनाएं, इस कालखंड की जो भी किसी भी प्रकार की देश की आज़ादी से संबंधित अंग्रेजों की ओर से अत्याचार और क्रांतिकारियों के प्रयास, और कहीं ना कहीं कुछ कांग्रेस का भी जन आंदोलन जो अंग्रेजों को बड़े सूट करते थे। आएंगे लोग, सत्याग्रह करेंगे, दूसरे दिन छोड़ दिए जाएंगे या 2 घंटे के बाद छोड़ दिए जाएंगे। ऐसा 500 साल और भी चल सकता था। लेकिन बाल गंगाधर तिलक के बाद, लाल बाल पाल के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी मजबूरी में थोड़ा बहुत, कहीं 42 में करो या मरो वाली बात करने वाले महात्मा गांधी पर थोड़ा बहुत ही असर था कि भाई अब तो आज़ादी चाहिए। लेकिन 1757 से 1947 तक जिन महान क्रांतिकारियों ने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, मैं वो सारी घटनाएं आपके सामने लाता हुआ मैं पहुंचा था चंद्रशेखर आज़ाद का वो हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र सेना, जिसको हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन आर्मी भी कहा जाने लगा। उसको चंद्रशेखर उसके मुखिया थे, उन्होंने कमान संभाली हुई थी। सैंडर्स का वध, असेंबली का बम धमाका, और मास्टर सूर्य सेन को जो चटागांव, आज का बांग्लादेश के शस्त्रागार में कब्जा करने जैसी घटनाओं ने, जिस तरह की उनको भी फांसी मिली और ये सिद्ध कर दिया कि क्रांतिवीर अब पीछे नहीं रहने वाले। ब्रिटिश अत्याचारियों और उनकी कुनीतियों से, उनके अत्याचारों से उनकी भाषा में उनको जवाब देंगे, ऐसा ब्रिटिशर्स को फील होने लगा था। और इस प्रकार से, लेकिन इसके बाद भी साम्राज्यवादी सरकार, विदेशी सरकार, वो तो ये प्रूव करना चाहती थी कि हम सुपर हैं, हमारे मुकाबले में कोई टिक नहीं सकता। इस भारत को, इतने बड़े भारत को, इतने बड़े इलाके को हमने गुलाम बना लिया, तो अब ये कुछ सिरफिरे होंगे। लेकिन ऐसा नहीं था। 1757 से मैंने लगातार उन लोगों की बातें बताई हैं, वो घटनाएं, वो काल, वो घटनाक्रम विधिवत आपके सामने रखा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के शहीद हो जाने के बाद, और देखिए, यद्यपि देश का नौजवान उठ चुका था, बराबर अंग्रेजों के साथ कहीं ना कहीं मुकाबला कर रहा था, अंग्रेजों के लिए चुनौती बना हुआ था, अंग्रेजों के ऊपर हाथ उठाने में भी, शस्त्र चलाने में भी संकोच नहीं कर रहा था। ये सब होते हुए भी ब्रिटिश सरकार ने भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु को चुपके चुपके से फांसी देकर, उस दिन करते, सेम डे करते, जो तय था उनकी फांसी का, तो पूरे देश का नौजवान इकट्ठा हो रहा था। बहुत कुछ उसी दिन गड़बड़ हो जाता, यानी डरे हुए थे अंदर से। और जिस क्रूरतापूर्ण ढंग से, अनैतिक ढंग से उन तीनों, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दी गई, जो देश का माहौल बना,
उसका असर 1942 की क्विट इंडिया मूवमेंट जो महात्मा गांधी ने चलाई, उसके अंदर वो जो अहिंसा का पुजारी था उसको भी ये शब्द प्रयोग करना पड़ा, क्या, करो या मरो, डू एंड डाई। इसके नाम पर यद्यपि वो आंदोलन चला भी, कुछ देश में उसने जोर पकड़ा भी, लेकिन बुरी तरह से असफल ही लगभग हुआ। उसके कारण से अंग्रेज की कान में जू नहीं रहेंगी। उनको जरा भी कोई असर नहीं हुआ, किसी भी प्रकार का कोई खौफ भय नहीं आया कि करो या मरो महात्मा गांधी ने बोला। उसको पता था कि महात्मा गांधी को तो मैनेज कर लेंगे, कुछ भी कहीं पर हिंसा करवा के मैनेज करवा लेंगे, वो अहिंसा का पुजारी आंदोलन रोक देगा। वही उसका इतिहास था पीछे का। लेकिन एक और डेवलपमेंट होती है, अपनी ही मातृभूमि की मुक्ति के लिए अकेले ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने विदेशों में एक विशाल सेना सजाकर जब सुभाष ने भारत की सीमाओं पर दस्तक दी, तब देश में अहिंसावादी जो लोग थे उनके भी कान खुले, आंखें खुली। उस सेना की आवाज उन तक भी पहुंची। हाँ, उसका एक सीधा नमूना था कि वो जो 42 के अंदर गांधी के मुख से जो थोड़े से शोले निकले, करो या मरो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना का विदेश से भारत पर हमला, भारत यानी ब्रिटिश सरकार के ऊपर हमला, ये उसका असर था। भारत की ओर बढ़ रही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद सेना ने बढ़ना शुरू किया। उधर मित्र राष्ट्रों की पराजय ने, हार ने, और मैंने सुभाष के 5 एपिसोड जो दिए थे नेताजी के, उसके अंदर मैंने वो सारी घटनाएं बताई हैं। बहुत भयंकर बारिश, कीचड़, दलदल, मित्र राष्ट्रों की हार के कारण, पराजय के कारण शस्त्र सप्लाई का रुकना, और जो मित्र राष्ट्रों के विदेश दूसरे विरोध पक्ष था उस समय का, इंग्लैंड जिसकी सरकार यहाँ थी, उनका अपर हैंड होना, ये सब कुछ चल रहा था। और यद्यपि पूरी तरह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की उस सेना को भारत विजय का स्वर्णिम अवसर उसके हाथ से निकल गया हो, परंतु उस युद्ध ने, उस अभियान ने कितना बड़ा प्रभाव छोड़ा, कितना बड़ा प्रभाव छोड़ा कि आजाद हिंद फौज की सैनिकों को जो पकड़े गए थे उन पर लाल किले पर जब मुकदमा चलाने की बारी आई तो देश में असंतोष उभरा। अरे भाई, देश में तो उभरा, थल सेना और जल सेना के सैनिकों में ये असंतोष बहुत बड़े पैमाने पर उभरा, बहुत बड़े पैमाने पर। 18 फरवरी 1946 को 18 फरवरी 1946 को सैनिक क्रांति के शंखनाद ने, कौन सी सैनिक क्रांति? थल सेना और जल सेना, शंखनाद ने अंग्रेजों तक ये मैसेज पहुंचा दिया था कि अब भारत के अंदर बने रहना बहुत असंभव है। ये सारा दृश्य देखकर, यानी आखिरी चोट देखिए, यद्यपि
41 में अंडमान में 1943 में 43 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने वहां के किले में तिरंगा लहराकर आजाद हिंद सरकार, अस्थाई आजाद हिंद सरकार की घोषणा करके 12 देशों से मान्यता भी ले ली थी। परंतु आखिरी चोट भी नेताजी सुभाष चंद्र, पहला प्राइम मिनिस्टर भी सुभाष को माना जाएगा, और आखिरी चोट भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद सेना के सैनिकों के ऊपर जब केस चलाए जाने लगे तो थल सेना और जल सेना ने जो शंखनाद किया, संतोष का, क्रोध का, विद्रोह किया। अभी विद्रोह आरंभ ही हुआ था। हाँ, नेवी का, जल सेना का विद्रोह सामने आ गया था और ब्रिटिशर्स को उसी समुद्र से भारत में आना था। उनके रास्ते भी रुकते नजर आ रहे थे, यहाँ के यहाँ मारे जाएंगे, उधर से आ नहीं पाएंगे। ये दृश्य जब उनको पता लगा तो आखिर उस समय के प्रधानमंत्री, इंग्लैंड के उस समय के प्रधानमंत्री जो थे मिस्टर एटली, उन्होंने संसद में, अपनी संसद में घोषणा उनको करनी पड़ी। क्या बोला? भाई, महायुद्ध के कारण ब्रिटेन की आर्थिक और सैन्य शक्ति बड़ी क्षीण हो गई है। आर्थिक और सैन्य शक्ति दोनों ही क्षीण हो गई हैं। भारत में ब्रिटिश सैनिकों का अनुपात भी कम रह गया है। भारत की जल और थल सेना में विद्रोह की ज्वाला उठ गई है, ज्वाला उठ रही है। अतः इसलिए भारत को छोड़ना अब ब्रिटेन की मजबूरी है। अगले ही दिन सत्ता हस्तांतरण के लिए कैबिनेट मिशन भारत भेजने की घोषणा कर दी गई। वो एक लंबा विषय है। कैबिनेट मिशन आया, उसने देश में क्या क्या किया, कहाँ कहाँ गया, ये नेहरू एंड कंपनी क्या कर रहे थे, उनके साथ सौदे और समझौते, जिन्ना क्या कर रहा था, वो मैंने अलग अलग एपिसोड में भी बताया है। मेरी जम्मू कश्मीर के ऊपर एक बुक आई हुई है, उसके अंदर भी मैंने सारा वर्णन किया हुआ है। लेकिन एक बात हमें समझनी पड़ेगी, भारत ने स्वतंत्रता तो प्राप्त कर ली, कैसे की, किन लोगों को मिली, कौन लोग नेता बने, ये एक अलग विषय है। बहुत दर्दनाक, बड़ा कष्टदायक, पीड़ादायक विषय है। मैं बीच बीच में कहीं ना कहीं इसको टच करता रहता हूँ, लेकिन आज का विषय इतना ही है। भारत ने स्वतंत्रता तो प्राप्त कर ली, परंतु इन 190 वर्ष के स्वाधीनता संघर्ष में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा निरपराध स्त्रियों, बच्चों, बूढ़ों और नौजवानों की निर्मम हत्याओं से लेकर नरसंहार की असहाय पीड़ा झेलने के बाद भी हम ये कह रहे हैं कि आज़ादी अहिंसा के मार्ग से आई है, चरखे से आई है, गांधी और नेहरू ने लेके दी है, कांग्रेस ने लेके दी है। तभी मैं कहता हूँ इससे बड़ा मजाक, क्रूर मजाक कोई हो नहीं सकता, और इससे बड़ी कोई कृतघ्नता भी कोई नहीं हो सकती उनके लिए जिन्होंने निशावर कर दिया अपने आप को लगातार 190 वर्ष के अंग्रेजों का काल। इसके पीछे मैं बाद में जाऊंगा। सबसे अधिक कष्टदायक त्रासदी तो ये है कि 19वीं सदी के लास्ट में और 20वीं शताब्दी के आरंभ में, इस काल में जो अहिंसक आंदोलन के सूत्रधारों ने क्या किया, ये जो हिंसावादी, हिंसा इनका लक्ष्य नहीं था, लक्ष्य था ब्रिटिशर्स को उसकी भाषा में समझा के भगा के वापस भेजना। लेकिन उन गांधी एंड कंपनी ने, नेहरू एंड कंपनी ने इन सब लोगों की कुर्बानियों के इतिहास को कहीं भी सामने आने नहीं दिया, इनकी चर्चा नहीं होने दी। इतने बड़े बलिदान, असंख्य, अनगिनत, उन सब को, जिन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया,
और इन अहिंसावादियों ने, गांधी, नेहरू एंड कंपनी ने कहीं भी उनकी कुर्बानी को चमकने नहीं दिया, सामने आने नहीं दिया। क्रांतिकारियों के द्वारा तैयार की गई भूमि और आखिरी चोट भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद सेना के द्वारा हो रही है। 43 में वो पहले झंडा लहरा रहा है और मित्र राष्ट्रों की हार के बाद भी उन पर चल रहे केस के असंतोष में जल और थल सेना के सैनिकों की उस समय की जो विद्रोह किया उन्होंने, उन लोगों की जो भूमिका थी, जिसको एटली ने ब्रिटिश संसद के अंदर बोला कि भारत की जल और थल सेना में भी असंतोष के शोले भड़क रहे हैं। कहने का भाव ये है कि जिन्होंने अपने खून से सींचा इस आज़ादी को, उन सबको भुलाने का प्रयास विधिवत ढंग से करने की कोशिश की गई। उन धरती पुत्रों को प्रताड़ित भी किया, उनको सामने भी नहीं आने दिया, उनको उपेक्षित किया, तिरस्कृत किया। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तो कई सालों तक घर की सीआईडी होती रही, कहीं वो आ जाए कहीं से, क्योंकि उनका वो फंडा तो नहीं चला 18 अगस्त 1945 को एयर क्रैश पर सुभाष के जाने का। सुभाष कई लोगों को कई जगह पे दिख चुका था, नेहरू की बहन को भी रशिया में दिख चुका था, वो एक अलग कहानी है। लेकिन इन लोगों ने तो, जिन लोगों को शासन मिला, ये उन केवल रंग का फर्क था। वो अलग तरह की लूट करते थे, इन लोगों ने अलग तरह की लूट की। उनके होते हुए भारत तो भारत बना रहा, इन काले अंग्रेजों के होते हुए भारत भारत नहीं बना। ये पूरी तरह से, और यहाँ पर कई विदेशी विधर्मियों को वो सब करने का भी मौका मिल गया जो शायद पहले उतना नहीं मिल रहा था। हाँ, उनको मिला, इसी कारण से पाकिस्तान बना, लेकिन आज भी वो लोग खुल खेल रहे हैं। आज भी वो गद्दार और वो ऐसी सोच वाले लोग, भारत को तोड़ने वाले लोग, इस भारत को तोड़ने वाली कांग्रेस ने के तत्वाधान में, मार्गदर्शन में ऐसे कई तत्व और भी पलते रहे, विकसित होते रहे। आज भी मैं कई बार उसकी चर्चा कर चुका हूँ, पर एक बात आपको याद कराऊंगा, केवल इतना ये कह करके कि इन सैकड़ों हजारों बलिदानियों के नाम तक से लोग अपरिचित हैं। लाखों लोग उसमें काम आए, परंतु ये सैकड़ों हजारों तो वो हैं, 700-800 600 लोग मैं भी आपके सामने लाने वाला हूं। ये वो हैं जिनको कोई नहीं जानता, और जो फांसी लगे, जो जेल के अंदर समाप्त हो गए, काला पानी में समाप्त हो गए, जेल में अत्याचारों के कारण समाप्त हो गए। ये सब वो लोग फांसी के तख्ते पर चढ़ गए। ऐसे नीम के पत्थरों को सामने ना आने दे करके आज़ादी का जो लहलहाता उपवन जिनके कारण ये उपवन बना था, ये स्वतंत्रता रूपी महल खड़ा हुआ था, उन सबको हमने जानबूझ के कहीं सामने नहीं आने दिया। नेहरू और गांधी का कद कहीं छोटा ना हो जाए, और वो उन क्रांतिकारियों के मुकाबले में, उनकी कुर्बानी के मुकाबले में, ये उनके पैरों की मैल भी नहीं थे। गांधी सूट करता था अंग्रेज़ों को, और नेहरू का बाप, ऐसे कई और अंग्रेज़ों के स्पॉन्सर्ड थे। अब एक बात फिर आपको याद करा रहा हूँ, मैंने 1757 से कोशिश की है 1947 तक फिर पहुंचने के लिए, इन 100 वर्षों का घटनाक्रम बताया है, और कोशिश की है मैंने आपके सामने वो सारा रखने की। इससे पहले कि मैं और कुछ आगे बात को बढ़ाऊं, जो 20-25 क्रांतिकारी 1757 से 1947 तक के और ऐसे जो मैं आप लोगों के सामने ला रहा हूं, कल तो गीत की बारी है, परसों से मैं उनसे कैतूर की महारानी चेन्नम्मा से शुरू करूंगा। आज इतना ही। मेरा अगर ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।